हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम करेंगे 9th क्लास की सोशल साइंस का पार्ट 1 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2.5 पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। ठीक है, इससे पहले का पार्ट मैंने करवा दिया था पुरानी वीडियोस में। आई होप वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो लेट अस बिगिन टू द नेक्स्ट पार्ट। 1914 में यानी 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। गठबंधन मतलब जो दो पार्टीज बोल सकते हैं। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में युद्ध छिड़ गया यानी वॉर स्टार्ट हो गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। खेमा मतलब पार्टी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जब भी वॉर होता है तो दो पार्टीज बनती है ना। हाँ, एक दूसरी है ना। तो फर्स्ट पार्टी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये तीनों सेंट्रल पावर थी। तो एक एक पार्टी में तो ये तीनों कंट्रीज थी और दूसरी पार्टी में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। मतलब ये जो देश थे, ये जो कंट्रीज थी, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। मतलब इनका किंगडम बोल सकते हैं। किंगडम मतलब साम्राज्य बहुत बड़ा था। ठीक है, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। हाँ, तो ये जिन कंट्रीज के बीच में वॉर स्टार्ट हुई थी, ये इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी कि यूरोप में जो वॉर स्टार्ट हुई थी, वो यूरोप के साथ साथ यूरोप के बाहर भी स्टार्ट होने लग गई। यूरोप के बाहर भी फैल गई वो लड़ाई। ठीक है, इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है, कहाँ कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये वाली डेट। ठीक है, इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। मतलब रूस कंट्री के जो लोग थे, इस पहले वर्ल्ड वॉर को रूस के लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मिला स्टार्टिंग में। जनता ने जार का साथ दिया। जार मतलब राजा। ठीक है, जनता ने राजा का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, मतलब जैसे जैसे वॉर लंबा होता गया, लड़ाई लंबी होती गई, राजा ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। मतलब जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती गई, युद्ध लंबा होता गया, तो राजा जो था, उसने ड्यूमा में मौजूद जितने भी मेन पार्टीज थी, है ना, उन सभी से उसने एडवाइस लेना बंद कर दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती मानी गई। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। क्यों? उसकी इसी गलती की वजह से उसका लोगों का उसके साथ सपोर्ट कम होने लग गया। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। बलवती मतलब पावरफुल। जर्मनी में जो विरोधी लोग थे, उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। वो और ज़्यादा ज़ोर से प्रोटेस्ट करने लगे और हिंसा करने लगे, विरोध करने लगे। जर्मनी विरोधी भावनाओं का कारण ही लोगों ने पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख लिया। यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण जर्मनी में जो लोग विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी के कारण वहाँ के लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो जर्मन नाम था। जारिना, जार की पत्नी महारानी यानी राजा की पत्नी थी ये। इसका नाम था जारिना। अलेक्सांद्रा ने अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई। ठीक है, पूर्वी मोर्चा मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जो लड़ाई चल रही थी, है ना, वर्ल्ड वॉर की जो ईस्ट डायरेक्शन में लड़ाई चल रही थी, उस पर पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। अच्छा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जो वॉर चल रही थी और वेस्ट डायरेक्शन में जो वॉर चल रही थी, वो दोनों एक दूसरे से अलग थी। हालांकि थी दोनों वर्ल्ड वॉर की, बट दोनों एक दूसरे से अलग अलग थी।
पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, यानी पश्चिम दिशा में, यानी वेस्ट डायरेक्शन में जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर यानी ईस्ट डायरेक्शन में जो खाइयाँ बनी हुई थी, खाई जिन्हें हम पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं भूल रहा हूँ अभी, खाइयाँ बनी हुई थी, उनसे लड़ाई लड़ रहे थे वो, ठीक है। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था, यानी जो पूर्वी मोर्चे पर थी, यानी ईस्ट डायरेक्शन में जो यूनिट थी सोल्जर्स की, उन्होंने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लिया था, ठीक है। हाँ, इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, यानी ये जो ईस्ट डायरेक्शन का जो मोर्चा था, उसमें काफ़ी सैनिक जो थे वो मर चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। जो सेना की जो मतलब जो आर्मी जो थी वो हार चुकी थी और हारने की वजह से ही जो रूस के जो लोग थे, रूस कंट्री के जो लोग थे, उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगा, ठीक है, टूट गया। 1914 से 1916 के बीच में, यानी 2 साल के बीच में, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। एक थर्ड मेन पॉइंट ये वाला भी है। 1914 से 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की रूसी सेनाओं को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी थी, ठीक है। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती हुई रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। पीछे हटती हुई रूसी सेनाओं ने, यानी रूस की आर्मी जब पीछे हट रही थी तो अपनी जान बचाने के चक्कर में रास्ते में पड़ने वाली किसानों की फसलें और बिल्डिंग्स जो भी आ रही थी, वो उन सभी को नष्ट करते जा रहे थे, सबको ब्लास्ट करते जा रहे थे, तबाह कर रहे थे सबको, ठीक है, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। मतलब रूस की आर्मी ने जो वहाँ पे जो फसलों का और जो नुकसान किया था, उसकी वजह से 30 लाख लोग जो थे वो अपना सब कुछ खो चुके थे और सरकार के रहमो करम पर थे, ठीक है, यानी एक टाइप से पेन गेस्ट हो गए थे। इन हालात ने सरकार और राजा दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी खुद से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। मतलब इतनी खराब कंडीशन हो चुकी थी कि वहाँ के लोग, रूस के जो लोग थे, वो अब वहाँ की सरकार और वहाँ के राजा से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, और सिपाही भी जो थे, वहाँ के सैनिक जो थे, वो भी इस चीज़ से तंग आ चुके थे। अब वो लड़ना नहीं चाहते थे, वो भी परेशान हो चुके थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा, यानी जो वर्ल्ड वॉर था, जो लड़ाई छिड़ी थी, उसकी वजह से वहाँ के जो बिजनेस सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज जो थी, उन पर भी काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा था, बुरा असर हुआ था। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे। हाँ, रूस में तो जो उद्योग थे, जो बिजनेस थे पहले से, वो पहले से ही बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। एक तो रूस में वैसे ही बिजनेस कम थे, लेकिन जो बाहर से रूस को मिलता था सामान, उस लड़ाई की वजह से वो सामान मिलना भी उसे बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लास्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। हाँ, सबसे मेन रीज़न क्या माना जाता है? सबसे मेन रीज़न अगर कोई माना जाएगा तो यही माना जाएगा, क्योंकि जो समुद्र था उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, ठीक है। हाँ, ये प्लास्टिक नहीं, बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, ठीक है। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। मतलब यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ थीं, उन सब के मुकाबले रूस के जो औद्योगिक उपकरण थे, यानी सामान जो था, मशीन्स जो थीं, वो ज़्यादा तेज़ी से खराब होने लगीं।
1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लग गईं। 1916 तक रेलवे लाइन्स टूटने लग गईं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। मतलब और अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, मतलब जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, जिनकी हाइट अच्छी थी, जिनकी बॉडी अच्छी थी, उन सभी को युद्ध में यानी वॉर में धकेल दिया गया। ठीक है। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी-छोटी वर्कशॉप्स ठप होने लगीं। उस रूस कंट्री में मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी कि मज़दूरों की कमी पड़ने लग गई वहाँ पर, और ज़रूरी सामान बनाने वाली जो छोटी-छोटी वर्कशॉप्स थीं, वो बिल्कुल ही ठप होने लगीं, मतलब बिल्कुल ही बंद होने की कगार पे आ गईं। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। मतलब किसान जो ज़्यादातर अनाज पैदा करते थे, अनाज है ना, वो अनाज रूस की जनता को न देने की बजाय जो लड़ाई कर रहे थे सैनिक, जो लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, युद्ध में थे, वॉर में थे, उनको वो अनाज भेजा जाने लगा। ठीक है। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। अब आटे की किल्लत तो पैदा होगी, है ना, क्योंकि जितना भी अनाज था, वो सारा अनाज तो सैनिकों के लिए और लोगों के लिए भेजा जा रहा था जो लड़ाई में थे, है ना, वॉर में थे। इसी वजह से रोटी की और आटे की परेशानी पैदा होने लग गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। मतलब उस वॉर की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि 1916 में जो आटे की दुकानें थीं, उन आटों की दुकानों पर भी आटा लेने के लिए लोग दंगा, लड़ाई झगड़ा करने के लिए लग गए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि है ना अभी आगे का पार्ट शुरू हो रहा है, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ये पार्ट मैं आपको कल पढ़वाऊँगा, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, हाँ, ये पार्ट मैं आपको कल पढ़वाऊँगा। आई होप मेरा तरीका आपको सभी को समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।